कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूँ मास्टर जी। मैं हूँ रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ 2015 के लिए चलाई जा रही है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राज्य की भंडारण क्षमता 2,35,000 मैट्रिक टन। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं मुरझा रोगरोधी प्रभेद स्वर्ण प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। खरीफ 2015 के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अगहनी धान, भदई, मक्का और उड़द फसल की बीमा करवा सकते हैं। इन फसलों की बीमा के लिए गैर ऋणी किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों से और ऋणी किसान लैब्स तथा पैक्स से संपर्क करें। ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है, जबकि गैर ऋणी किसान 31 जुलाई 2015 तक बीमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बीमा किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से झारखंड के 22 जिलों में 6,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया गया है। वर्ष 2010 में राज्य की भंडारण क्षमता 1,15,000 मैट्रिक टन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 2,35,000 मैट्रिक टन हो गई है। हमारे राज्य में भंडारण की क्षमता थोड़ी कम थी। 2010 में ये 1,15,000 मैट्रिक टन की क्षमता हमारे पास थी। अभी पिछले 2-3 वर्षों में हमने 22 जिलों में 6,000 मैट्रिक टन का अपना गोडाउन्स बनाया है और यह क्षमता अब द्विगुणित होकर उससे भी ज़्यादा 2,35,000 मैट्रिक टन की होगी। किसान भाई, आप अगर मटर की आगात खेती करना चाहते हैं तो 1 से 15 सितंबर के बीच फसल लगाने का काम पूरा कर ले। साथ ही बेहतर उपज के लिए बुआई में कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी जरूर रखें। आगात मटर खेती के लिए मध्यम जमीन का चयन करें, जहां जल जमाव न होता हो। खेत की तैयारी में 2 से 3 बार देसी हल से खेत की जुताई करके पाटा चला दें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। फसल लगाने के बाद 2 बार निकाई गुड़ाई करें, पहला 25 दिन बाद और दूसरा 40 दिन बाद। किसान भाइयों, खास करके जब आप आगात मटर की खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जैसे इसकी सितंबर प्रथम सप्ताह से लेके मध्य सप्ताह के अंदर ही इसकी आप खेत अच्छी ढंग से तैयार करके इसमें रासायनिक और जो हमारी ऑर्गेनिक होती है इसको पूरा बढ़िया से मिश्रण मिला करके और इसकी बुआई करें और कतार से कतार, पौधे से पौधे की को मेंटेन करें। और निश्चित तौर पे और साथ में इसकी क्या है कि जल प्रबंधन की भी आप व्यवस्था रखें, ताकि आपकी आगात किस्म से आपके बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, उससे आपको निजात मिल सकता है। लाही का भी असर इसके फसल में कम हो पाएगा। मुरझा रोग बैगन फसल के उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। राज्य के जो किसान सब्जी फसल बैगन की खेती करना चाहते हैं, वो अपनी फसल को मुरझा रोग से बचाने के लिए मुरझा रोगरोधी प्रभेद लगाएं। बैगन की फसल को मुरझा से बचाने के लिए रोगरोधी प्रजातियों का चयन करना है। सबसे पहले मुरझा रोधी प्रजातियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप जान लीजिए कि बैगन के लिए जो है स्वर्ण प्रतिभा, जो कि लंबे आकार का बैगन है, बैगनी रंग का, और दूसरा है स्वर्ण श्यामली, जो कि गोल आकार का हरे रंग का कांटेदार बैगन है। इन प्रजातियों का चयन करके आप बैगन की सब फसल लगाएं तो उसमें मुरझा रोग नहीं होगा। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीड़ों को मारकर खा जाते हैं। इससे फसल कीट मुक्त रहता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4600 रुपए, गेहूँ 1550 रुपए से 1750 रुपए, चना 4600 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 9200 रुपए से 10100 रुपए, दाल मसूर 7600 रुपए से 9000 रुपए, दाल चना 5400 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 9400 रुपए से 10100 रुपए, चीनी 2500 रुपए से 2800 रुपए, आलू 600 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 2200 रुपए से 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। इस समाचार में किसान भाइयों आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। तो जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब बारी है जानकारी की। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या नई जानकारी लेके आए हैं? बिल्कुल, अपने किसान भाई बहनों के लिए नई जानकारी ये है कि खरीफ फसल लगा रहे हैं किसान भाई और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद में खेतीबाड़ी की शुरुआत होती है और काफ़ी पैसा भी लगाते हैं किसान भाई। ऐसे में सरकार की तरफ से उनके हौसला अफजाई के लिए बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उससे अपने किसान भाई बहनों को बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए, इन सभी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान है, उनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपके पास नंबर होना ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाइयों, आपके पास नंबर होना ज़रूरी है और हमारा नंबर है 1800345651 तो किसान भाइयों, नंबर तो आपने लिख लिया है, तो आप कॉल करिए इस नंबर पर। यहाँ आपको जानकारी मिलती है बिल्कुल निःशुल्क। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी, वो भी मुफ्त में। तो देर नहीं करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आप सभी को स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से खरीफ फसल बीमा योजना से आप लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। और आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री हेमंत कुमार पंडा। सर, आपका इस कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर बीमा संबंधी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे बात कर सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और जानकारियां हासिल कीजिए। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि ये जो बीमा योजना चलाई जा रही है, किस तरह की बीमा योजना चलाई जा रही है, क्या है ये बीमा योजना? ये किसान भाई को जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जो खरीफ 2015 में राज्य शासन द्वारा एक फसल बीमा योजना को अस्वीकृत किया गया है। उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये भारत सरकार का स्कीम है जिसको राज्य शासन का तरफ से इसको अस्वीकृत किया गया है और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। तो खरीफ में जो पूरा राज्य में 24 जिलों में ये स्कीम को लाया गया है। पूरे राज्य में 24 जिलों में इसको संचालन किया जा रहा है। जी। और जो किसान इसमें फसल उगा रहे हैं तो उसी कुछ नोटिफाइड क्रॉप है जिसका राज्य शासन का द्वारा भी अस्वीकृत किया गया। कौन सा क्रॉप? जी, बिल्कुल यही प्रश्न भी मेरा है कि आपने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं जिसकी बीमा की जा सकती है? हर मौसम का प्रारंभ में राज्य शासन का एक कमेटी है जो बोलते हैं स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। उस कमेटी डिसाइड करते हैं जो कौन सा क्रॉप कौन सा सीजन में नोटिफाइड रहेगा। जैसा रबी में कौन सा क्रॉप रहेगा, खरीफ में कौन सा क्रॉप रहेगा। तो खरीफ में इस साल में जो राज्य शासन द्वारा अस्वीकृत किया गया है वो फसल है अगहनी धान, भदई मकई और उड़द, ब्लैक ग्राम। ये चारों क्रॉप को इसमें अस्वीकृत किया गया है। बिल्कुल। तो ये जो फसल है, इसमें किस तरह के किसान जो हैं वो जो फसल उगा रहे हैं, मान लीजिए कि जो आप फसलें बता रहे हैं, अगहनी धान हो चाहे मड़वा हो, ये जो फसल उगा रहे हैं, जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरह से किसान इसका लाभ ले सकते हैं, कौन जुड़ सकते हैं किसान? देखिए, स्कीम का जो माध्यम है, जो ये स्कीम जो है नोडल बैंक का माध्यम से इसका कार्यकारी होता है। नोडल बैंक मीन्स जैसा आप देख लीजिए वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल जो बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्या जिला सहकारी बैंक है, इन्हीं का माध्यम से ये फार्मर जोड़ सकते हैं इसमें, इस स्कीम में। दो तरह का हम फार्मर इसमें अंतर्भुक्त करेंगे। एक है लोनी किसान जो बैंक से लोन लेके ये जो 4 अस्वीकृत फसल है उसको उगा रहे हैं, यानी कि जो किसान तमाम बैंकों से ऋण लेते हैं। जी। और एक किसान हो गए जो खुद का पैसा से ये फसल को उगा रहे हैं, गैर ऋणी किसान उसको बोलते हैं। तो ये 2 किसान जो हैं, दोनों तरफ किसान इसमें
अंतर्भुक्त हो सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो ऋण लेते हैं उनका तो स्वतः ही हो जाता है, और जो ऋण नहीं लेते हैं वो इसका प्रीमियम चुकाते हैं। तो ये अगर मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका लाभ लूँ, तो क्या ज़रूरतें होगी इसका लाभ लेने के लिए? जैसा लोनी किसान है, ये 4 फसल के लिए लोन ले रहे हैं, तो कोई भी जो बैंक हो गया, कोई ब्रांच हो गया, तो ये ब्रांच का जो ब्रांच से पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कितना प्रीमियम है, क्या है, कितना बीमा का राशि रहेगा, तो वो उसका प्रीमियम काट के हमारे पास नोडल बैंक के माध्यम से हमारे पास भेजेंगे। उसका जो मेन उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एक नोडल बैंक को दायित्व दिया गया है, उन्हीं के माध्यम से आएगा प्रीमियम हमारे पास। वो स्वतः वो कंपलसरी है, स्कीम का प्रावधान के अनुसार उसका कंपलसरी उसका प्रीमियम कटना है। तो उसको कुछ करना नहीं है, जो भी लोन लिया बैंक लोन का साथ साथ जो प्रीमियम होगा उसको भी उसमें जोड़ते हुए प्रीमियम हमारे पास भेजेगा। उनको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है किसान को, उसी लोन के अंतर्गत ही वो शामिल होता है। बचा ये लोन नोली के लिए उनका पास बैंक में क्या है, अभी जो राज्य शासन का तरफ से जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हीं का माध्यम से नॉन लोनी का ज़्यादा कवरेज करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। कमर्शियल बैंक में इसमें कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल में जिनका पैक्स लैंप्स है, इसलिए उनका माध्यम से ज़्यादा फार्मर इसमें कवर करते हैं। तो जो फार्मर हैं उनको एक प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रस्ताव पत्र जी, जो पैक्स लैंप्स और ब्रांच में कमर्शियल बैंक का सभी का उपलब्ध है। तो उस भर के उसको जमा करने का अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई है। अच्छा, 31 जुलाई के अंदर उसको प्रीमियम और जो प्रपोजल फॉर्म है वो भरना है, जो लोन के द्वारा कर रहे हैं, जो नॉन लोनी है, जो गैर ऋणी है। जी जी, जो पैक्स लैंप से सदस्य हैं, इस बार क्या है, पहले जो स्कीम के प्रावधान के अनुसार एक LOC निकालना पड़ता था। तो कितना जमीन है वो अंचलाधिकारी देते थे उसको, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, कभी कुछ परिस्थिति का सामना करके किसान नहीं कर पाता था, लेकिन अभी उसको सुविधा कर दिया गवर्नमेंट द्वारा। इसको क्या है, जो पैक्स लैंप का अध्यक्ष है कि उनका जो कमेटी है प्रबंध जो जिसको निर्धारित करेंगे, वो साइन करके सर्टिफिकेट करके देगा जे ये किसान जो है हमारा उसका जमीन इतना है, जमीन उसका पास पंजीकृत रहता है पैक्स लैंप्स के बाद, तो वो सर्टिफिकेट करके देगा जो ये कौन सा कैटेगरी में आता है। जैसा स्मॉल मार्केट, लघु सीमांत किसान की बड़े किसान, लघु सीमांत मीन्स जिसका पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है कि बड़े किसान जो है जो 5 एकड़ से ज़्यादा है, 2 हेक्टर या 5 एकड़ से ज़्यादा जिसका पास भूमि है, उसके लिए LOC का जरूरत है, LPC का जरूरत है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट का जरूरत है, जो अंचल अधिकारी का पास से लिया जा सकता है। कोई ये नहीं है जैसे मैं एक किसान हूँ और मैं जुड़ना चाहता हूँ, गैर ऋणी किसान हूँ, तो मैं जुड़ सकता हूँ? उसके लिए कोई निश्चित निर्धारित कोई अर्हता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए? नहीं। और एक बात है, इसमें कोई भी किसान मीन्स कोई ऐसा सर्वनिम्न है, 1 एकड़ भी कराना चाहे, आधा एकड़ भी कराना चाहे, वो भी किसान इसमें जोड़ सकते हैं। कोई इसमें सर्वनिम्न एरिया जो कंपलसरी इतना एरिया होगा तो इसका बीमा होगा, ऐसा कुछ कटकड़ा नहीं रखा गया है इसमें। तो जो इंश्योरेंस कराते हैं, जो किसान गैर ऋणी हो चाहे ऋणी हो, किन किन क्षेत्रों में इंश्योरेंस होता है? इंश्योरेंस का तो बहुत बड़ा दायरा है, कभी प्राकृतिक आपदा हो सकता है या कारण कुछ भी हो सकता है। किन किन कारणों से कोई किसान इंश्योरेंस का लाभ ले सकता है? जैसा हो गया आपका, जैसे प्राकृतिक आपदा है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसा बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, कि कीट प्रकोप से फसल खराब हो गया। अच्छा, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बाढ़ और ये की तो बात अक्सर होती है, लेकिन कीट भी इसमें शामिल है। हाँ, कीट की रोग भी शामिल है। उसमें कोई भी कारण से प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होता है, फसल उपज में कमी होता है, तो इसका किसान को लाभ जा सकता है, मिल सकता है इसमें किसान। बिल्कुल। तो ये आकलन कैसे होता है कि कितना फसल का नुकसान हुआ, कैसे किसान प्राप्त करेंगे, ये इसका आकलन कैसे होता है? जो फसल बीमा है थोड़ा अलग है इसमें। क्या है, जो जैसा गाड़ी का बीमा होता है, कोई नुकसान हो गया उसमें इंडिविजुअली उसको एसेस करता है, सर्वर आके उसे एसेस करता है कितना क्या लॉस हुआ है, उसी आकार से उसको क्लेम मिल जाता है। लेकिन ये जो स्कीम है फसल बीमा, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का जो चल रहा है, वो स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर उसका संचालित होता है। क्षेत्रीय आधार मीन्स जैसा धान के लिए ब्लॉक है, नोटिफाइड एरिया यूनिट जो है वो ब्लॉक
इकाई माना गया है और सभी फसल के लिए डिस्ट्रिक्ट को, जिला को इकाई माना गया है। तो इस इकाई में जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है तो उन्होंने एक फसल कटाई प्रयोग करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर का लोग रहते हैं, कॉर्पोरेशन का लोग रहते हैं, स्टैटिस्टिकल लोग रहते हैं, वो लोग मिलके एक क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस, फसल कटाई प्रयोग बोलते हैं। जैसे जिले में जैसा इकाई है तो उसमें कम से कम 24 फसल कटाई प्रयोग होना चाहिए क्लेम कैलकुलेशन के लिए। और जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में 16 क्रॉप कटिंग का जरूरत है, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। उसी डाटा को वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजते हैं, जो कितना इस साल में अनुमान लगाया जाता है कितना अनाज प्रोडक्शन होगा, पैदावार कितना होगा, उसी डाटा को क्लेम के लिए लिया जाता है स्कीम के आधार पर ये। तो उसी आधार को मानते हुए किसान को क्लेम दिया जाता है। क्या है, हमारे पास एक थ्रेशोल्ड उपज है, गारंटेड उपज बोलते हैं, निश्चित पैदावार उपज बोलते हैं। उसको कैसा लिया जाता है ना, पिछले धान के लिए पिछले 3 साल का और सभी क्रॉप के लिए पिछले 5 साल का जो प्रोडक्शन हुआ है उसी डिपार्टमेंट से आया है और सांख्यिकी विभाग से, तो उसी का एवरेज लेके एक इंडिमिटी लेवल होता है 60, 70, 80% होता है, वो मल्टीप्लाई किया जाता है। जो आया वो है निश्चित पैदावार, उसी आंकड़े को मतलब पिछले 3 वर्षों में जो उत्पादन हुआ है वो उसको हम देखते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास उपलब्ध है, हर साल में आता है ये डाटा, तो उसी का एवरेज लेके एक क्षतिपूर्ति स्तर होता है इंडिमिटी लेवल, उसको मल्टीप्लाई गुणा करके हम इसका निश्चित पैदावार उपज निकालते हैं। वो हो गया एक डाटा। उसी को इस साल का जैसा खरीफ 15 का जो यील्ड डाटा हमारे पास आएगा 31 मार्च 2016 तक आएगा। 31 मार्च 2016 में जो आएगा उसको आपका क्षेत्रीय आधार पर जैसा इकाई है, यूनिट है, जैसा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, उसी आधार पर आएगा क्रॉप के अंदर में। तो वो हो गया वास्तविक उपज। तो वास्तविक उपज और निश्चित जो उपज है, पैदावार उपज है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। वास्तविक उपज निश्चित उपज से कम हुआ तो वो दावा के लिए किसान हकदार हो पाएंगे। तो ये मेन इसमें दावा का जो प्रक्रिया है इसी प्रकार है। इसमें कोई क्लेम जैसा गाड़ी का कोई लॉस हो गया, क्लेम नुकसान हो गया, तो उसको क्लेम फॉर्म लॉन्च करना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई क्लेम फॉर्म लॉन्च करने का नहीं, ये सतत प्रवृत्त ऑटोमेटिक हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके इसको उस जिस माध्यम से हमको प्रीमियम मिला है, जैसा बैंक से मिला है, उसी बैंक को हम भेज देंगे। बैंक क्या करेगा, फार्मर अकाउंट में उसको क्रेडिट करेगा। तो ये जो गैर ऋणी किसान है वो प्रीमियम भी वो बैंक में जाके जैसे हम कराना चाहते हैं, मैं किसी मेरे फसल का बीमा कराना है तो, और हम गैर ऋणी हैं, तो बैंक में जाकर सीधे प्रीमियम भरते रहेंगे इसका? हाँ, बैंक में जाके जो सदस्य हैं वो तो उनका जो पैक्स लैंप्स अध्यक्ष हैं वो सर्टिफाइड कर देंगे। वो प्रपोजल फॉर्म लेकिन भरना चाहिए और 31 जुलाई तक उसको करना चाहिए। 31 जुलाई का बाद उसका प्रीमियम जमा नहीं होगा स्कीम का अगर ऋणी किसान। तो एक ही बार में प्रीमियम जमा हो जाएगा? एक ही बार में प्रीमियम जमा होगा। तो इसका एक निर्धारित दर भी होगा? निर्धारित दर है। जैसा धान के लिए एकड़ में हम बता देते हैं, एकड़ में धान के लिए, अगनी धान के लिए जैसे 6,847 रुपया है आपका बीमित राशि, बीमा राशि हो पाएगा 6,847 रुपया। अच्छा, 6847। अच्छा, 47 रुपया। हाँ, तो उसके लिए जो प्रीमियम है वो 2.5% है। मीन्स 172 रुपया करीबन उसको प्रीमियम लगेगा। इसमें और एक बात है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल लघु सीमांत किसान है जिसका पास 5 एकड़ या इससे कम जमीन है, उसमें स्कीम का प्रावधान के अनुसार उसको 10% सब्सिडी दिया जाता है। ये जो सब्सिडी है केंद्र शासन और राज्य शासन 50% में वहन करते हैं। तो जो लघु सीमांत किसान है उनको 1 एकड़ में करीबन 155 रुपया प्रीमियम लगेगा। और ये प्रीमियम एक ही बार में लगेगा? एक ही बार में लगेगा। अच्छा। कोई चाहे किसान तो उससे कम भी करा सकता है, 1 एकड़ नहीं करेगा, आधा एकड़ भी कर सकता है, तो प्रीमियम आधा हो जाएगा और बीमित राशि भी उसका आधा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी तरह का नुकसान होता है, आकलन किया जाता है और पता चलता है कि सूखा हो, बाढ़ हो या कीट के कारण खराब हो गया है, तो उसकी जो राशि होगी जो बीमा किया गया है वो प्राप्त करने के लिए किसान कहाँ जाएंगे? प्राप्त जो है इसमें जैसा स्कीम का प्रावधान के अनुसार जैसा प्रीमियम आया है हमारे पास, पूरा प्रदेश को प्रीमियम कितना आया। अच्छा, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ प्रीमियम आया खरीफ में, 20 करोड़ तो क्लेम बनता है। इस आधार पर क्लेम जो आएगा, मैंने बोला निश्चित उपज और वास्तविक उपज, उसमें कंपेयर करके जो कमी होगा उपज में कमी, उसी अनुसार क्लेम फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ का अंदर रहा तो उसका जो है हम
तुरंत क्लेम नोडल बैंक को दे देंगे। लेकिन 20 करोड़ से ज़्यादा आता है, प्रीमियम से ज़्यादा क्लेम आता है, तो क्लेम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य शासन दोनों 50-50% में वहन करते हैं। अच्छा। तो उनको वो क्लेम आ जाता है, और सब्सिडी जो पर्सन है, सब्सिडी जो है स्टेट सेंटर से आ जाता है, तो उसके बाद हम क्लेम नोडल बैंक को दे देते हैं। इसका जानकारी बैंकों को, जिला पदाधिकारी सभी को दिया जाता है। तो ये जो अभी जो किसान भाई जो ये कराना चाहता है लैंड टैक्स, इसके अलावा कोई किसी संचार माध्यम के द्वारा भी उनको जानकारियाँ मिलती है कि हाँ इंश्योरेंस किया जा रहा है, बीमा हो रहा है फसल का, जानकारियाँ जैसे लैंड टैक्स के अलावा भी और जानकारी कहीं से लोग किसान हासिल कर सकते हैं? हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसका जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम बीमा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसके लिए हैंडबिल, पैम्पलेट्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बांटा जा रहा है, हमारी तरफ से बांटा जा रहा है। कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक कृषक रथ चलाया था, उसमें भी हमने इसका प्रचार प्रसार किए थे इसका माध्यम से। और जो है आज का पेपर में भी हम इसका एडवर्टाइज दिए हैं। हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका पेपर में एक विज्ञप्ति सरकार द्वारा दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट डीसी के द्वारा। तो ये सब माध्यम से, और एक अभी फार्मर पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो www.farmer.gov.in, उसका माध्यम से कौन सा राज्य में कौन सा फसल अवशोषित है, क्या प्रीमियम है, कितना बीमा राशि है, वो भी जानकारी दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, बीमा का आप लाभ उठा सकते हैं, समय से प्रीमियम जमा करें और इसकी जानकारी लें। ईश्वर करे कि बीमा की ज़रूरत ही नहीं हो, आपकी फसल अच्छी हो, आप खुशहाल रहें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।